हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दिल्ली हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस दौरान योगेश्वर दत्त गीता फोगाट मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में सभी खिलाड़ियों ने योगेश्वर दत्त को बड़ौदा उपचुनाव के लिए दावेदारी का समर्थन करते नजर आए। वहीं सीएम ने कहा कि हमने आलाकमान को योगेश्वर का नाम भेज दिया है। बड़ौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती हैं। देर रात से दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की मीटिंग चल रही है। बात करें तो कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस से डॉक्टर कपूर नरवाल का नाम फाइनल माना जा रहा है और किसी समय इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। घोषणा होने से पहले गोहाना में डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपने निवास में बीजेपी का झंडा उतार दिया और उनके घर पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जेजेपी विधायक पार्टी के बड़ौदा हल्के से पूर्व प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक के घर भी उनके समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। उनके घर समर्थक उनके घर पर मौजूद रहे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच सीएम मनोहर लाल बुधवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली दौरे में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ओपी धनखड़ ने बताया कि उन्होंने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी है, जिसके आधार पर आज उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव किया गया है। कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे की जाएगी। इससे पहले भी ये बैठक कल सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और बैठक का समय बदल दिया गया है। अनलॉक 5 की कई प्रावधान आज से लागू हो गए। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सेस के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा ना हो। अंबाला कैंट के इकलौते सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से खोलने को लेकर हॉल मालिक और दर्शकों के बीच उत्साह है। साथ ही सिनेमा हॉल खोलने की तैयारियों पर प्रशासन की भी कड़ी नजर है। प्रदेश में आज से स्कूल खोले जा चुके हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल के समय में बदलाव किया गया। स्कूल सुबह 9 से 12 बजे तक ही खुलेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक 9th से 12th तक के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे। प्रदेश में 9वीं से 12वीं क्लास तक के 6.5 लाख छात्र हैं। प्रदेश में हर दिन कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1205 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 269 और फरीदाबाद में 163 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। वहीं एक दिन में 1324 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 1,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री ने लगाई झाड़ू। यमुनानगर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आज समापन किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान कहा कि आज जनता जागरूक है और जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाया गया उसमें सभी का सहयोग मिला है। ऐसे ही जब सभी अपने आसपास सफाई रखेंगे तो शहर, गली, गांव सब सुंदर दिखेंगे। स्वच्छ वातावरण होगा तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। गांधी जी शौचालय के बारे में कहा था कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया और जनता ने सहयोग किया। जनता ने जब सहयोग किया और सरकार ने प्रयास किया, दोनों के प्रयास से आज आपके सामने स्थिति है। कोरोना महामारी का असर सभी त्योहारों पर पड़ रहा है। हर साल होने वाली रामलीला पर भी कोरोना का साया दिख रहा है। पहले नवरात्र में रामलीलाओं के मंचन शुरू होगा। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में केवल 100 दर्शकों को ही रामलीला देखने के लिए मंजूरी मिलेगी।
हालांकि 15 अक्टूबर से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, लेकिन बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को रामलीला मंचन देखने की एंट्री नहीं होगी। इस बीच रामलीला का मंचन करने वालों का कहना है कि 100 लोगों के साथ रामलीला का मंचन करने का कोई औचित्य नहीं है। सिरसा के एसडीएम जयवीर यादव का कहना है कि रामलीला के आयोजन के संबंध में 15 अक्टूबर को गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, लेकिन जो गाइडलाइंस एमएचए की तरफ से जारी हुई हैं उसको देखते हुए आयोजकों को मंचन करना पड़ेगा। सिरसा के लघु सचिवालय में पिछले 4 दिनों से चल रहे किसानों के धरने को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी अपना समर्थन देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पीएम मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कितने ही मुकदमे दर्ज कर ले, जीवन भर के लिए उन्हें जेल में डाल दे, वे इसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। चड़ूनी ने आने वाले 5 नवंबर को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का भी ऐलान किया है। उधर सिरसा में किसानों के 2 फाड़ होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने उनके आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश की, जो कि राजनीति से प्रेरित था। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गृह क्षेत्र डबवाली में भी अब किसानों की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ रोष बढ़ने लगा है। जहां गांव में मांगियाना में किसानों की ओर से गांव के मुख्य द्वारों पर नेताओं के बॉयकॉट के बोर्ड चस्पा किए गए हैं। सभी पार्टी के नेताओं को गांव में आने पर बैन कर दिया गया है। फसल खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बरवाला की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने मंडी के मुख्य द्वार पर बनाए जा रहे गेट पास के कार्य को जांचा और वहां मौजूद किसानों से बातचीत की। तो शाम अनाज मंडी में बाजरे की फसल की खरीद की धीमी प्रक्रिया की वजह से क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। परेशान किसानों ने प्रशासन से प्रक्रिया में तेजी लाने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि मंडी में करीबन 12,000 किसानों की फसल की खरीदनी है, जबकि हर रोज 100 किसानों को ही बुलाया जा रहा है। बर्खास्त पीटीआई टीचरों का धरना 122वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पीटीआई टीचरों ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने उन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, इसलिए वो 16 तारीख तक इंतजार करेंगे, लेकिन अगर फिर भी उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एडजस्ट करने की बात कही है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री उन्हें इसी विभाग के कैडर में एडजस्ट करें। हालांकि बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने इसी बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को मिलकर एक ज्ञापन भी दिया है। अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेश उप प्रधान सेवाराम ने कहा कि लंबे समय से सरकार को अपनी मांगे माने जाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन बार बार वायदे करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को टालमटोल का रवैया अपना रही है। इससे पहले प्रदेश स्तरीय एक प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ में निदेशक से भी बातचीत कर चुका है, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि वे अब 3 दिन तक किसी तरह बाजारों में दुकानदारों से भी अपनी मांगों के लिए पर्चे बांटकर समर्थन मांगेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 8 नवंबर को गृह मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान इंद्र सिंह भिड़ाना बुधवार को सिरसा पहुंचे। सिरसा बस अड्डा परिसर में कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर उन्होंने आगामी 18 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों को न्योता दिया। उन्होंने बताया कि मानी गई मांगों को लागू न किए जाने के विरोध में आगामी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के साथ बातचीत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़। फांसी में आरोपी राम मेहर की क्रूरता का शिकार हुए रमलू के परिवार से नेताओं ने मिलना शुरू कर दिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि नेता सिर्फ सहानुभूति जता रहे हैं, हमारी कोई भी आर्थिक सहायता नहीं कर रहा। मंगलवार को नाराज रमलू का परिवार लघु सचिवालय में धरने पर बैठा।
वहीं एसपी ने परिवार के सदस्यों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण धरना समाप्त करते हुए गांव वापस लौटे। करनाल में जिला प्रशासन की रोक के बाद भी किसान जिले के अलग अलग एरिया में अपने खेतों में पराली को आग लगाकर प्रदूषण फैलाने के काम कर रहे हैं। जहां पर कृषि विभाग ऐसे किसानों से लगातार जुर्माना वसूल कर रहा है, वहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। किसानों ने कैमरे पर अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि पराली में आग जलाना हमारी मजबूरी है, इसके सिवा हमारे पास कोई और जरिया नहीं। किसानों ने कहा कि अगर पराली में आग नहीं लगाते तो हमारा खेत नहीं बनता। सरकार ने जो मशीन लगाई है वो काफी महंगी पड़ती है। अम्बाला कैंट से एक बार फिर नगर परिषद की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अम्बाला कैंट बस स्टैंड के पास से माल रोड तक जाने वाली सड़क 2 साल में भी बनकर तैयार नहीं हो पाई। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि इसे अंतिम रूप दिए जाने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अभी ये साफ नहीं है कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू होगा, जबकि अब ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा है जो सरकार को चूना लगाकर एक जगह से दूसरी जगह सामान बेच रहा था। ट्रक में लगभग 4.5 लाख का सामान भरा हुआ था, जिसमें चावल, बादाम, चीनी और अन्य सामान भरा हुआ था, जिनका कोई बिल भी नहीं था। पानीपत के गांव रीसपुर में एक 35 साल की महिला को उसके पति ने 1.5 साल से टॉयलेट में बंद कर रखा था। पड़ोसियों ने बताया कि रामरती की ओर से चीखने चिल्लाने पर उसका पति उसे पीटता भी था। वहीं कई दिनों में एक बार खाना दिया जाता था। मंगलवार को महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर महिला को उसके पति से आजाद कराया। रजनी गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वो रीसपुर गांव पहुंची थी। फिलहाल करीब 2 घंटे की कार्रवाई के बाद पति नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ 498 और 342 के तहत केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। इधर सोनीपत में अपराध की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सोनीपत के गांव नहरा स्थित पेट्रोल पंप के सामने आया, जहां पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर सेल्समैन से 19,000 लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लूट की वारदात देने के बाद दोनों बदमाश रिवॉल्वर को लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस लूट की वारदात को केवल 39 सेकंड में ही अंजाम दिया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फरीदाबाद में बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वो आम लोगों को तो छोड़ो, पुलिस पर भी हमला करने से नहीं घबरा रहे। मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 का है, जहां पर झगड़े की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। इसके साथ ही बदमाशों के हमले में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जींद से हरियाणा पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां पुलिस वालों ने बुजुर्गों पर कहर बरपाया। आपको बता दें कि चोरी के मामले में बुजुर्गों को न्याय नहीं मिलने से बुजुर्गों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन हटवाने के लिए पुलिस वालों ने बुजुर्गों के साथ अभद्रता कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यमुनानगर में रविवार को तीर्थ नगर में 32 वर्षीय ज्वेलर की हत्या की गुत्थी CIA 2 ने सुलझा ली है। ज्वेलर के दोस्त दड़वा निवासी अशोक कुमार ने ही की थी ज्वेलर की हत्या और वहां से जेवरात लूटकर हो गया था फरार। जानकारी के अनुसार अशोक पहले इसी दुकान में किराए पर फर्नीचर की दुकान करता था और पैसों के लालच में दोस्त ने अपने ही दोस्त में को मौत की घाट उतार दिया। यमुनानगर में एक दिन पहले नाबालिग छात्र को गोली लगने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। CIA 1 ने नाबालिग छात्र के बालिग दोस्त भानु को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्र के बालिग दोस्त से ही गोली चली थी।
बताया जा रहा है कि भानु पिस्टल लेकर आया था और पिस्टल चेक करने के दौरान उसने गोली चल गई और नाबालिग के पेट में जा लगी। पूछताछ में छात्रों द्वारा घटना के बाद पुलिस को बताई गई काले शीशे वाली i20 कार सवार बदमाशों की गोली चलाने वाली स्टोरी झूठी निकली। एसपी कमलदीप गोयल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वहीं एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि जिससे छात्र ने पिस्टल लिया उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। इस मामले में और कौन कौन शामिल है उसके लिए अभी गहनता से जांच की जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए बालिग छात्र भानु को पुलिस कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लेगी। एसपी कमलदीप की सूझबूझ से सीआईए 1 पुलिस ने 1 दिन में इस पूरे मामले का खुलासा किया। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही।